उनके दिमाग में चल रहा है। वो एक तरह से ये बताना चाह रही है भाई, क्योंकि खर्चा बहुत है। अब अगर अमेरिका चाह रहा है इस युद्ध के लिए और खर्चा पैसा चाहिए, तो अगर वो अपनी संसद में पैसे के लिए सीधे सीधे बिल रख रहा है, इसका मतलब ये खर्चा बहुत ज्यादा है, पैसा और चाहिए। इस पैसे की भरपाई कहां से होगी? अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, उधर ईरान कह रहा है हमें भी पैसा चाहिए, हमारी अगर डील चाहिए तो भरपाई कीजिए पहले। कौन लाएगा ये पैसा? सीधी बात ये है रिजवी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं क्योंकि ये अमेरिका ने जो कहा कि पैसा दीजिए, अब क्या ये ईरान ने एक शर्त रखी है कि हमें पैसा दीजिए, अगर आपको ये डील करनी है तो हमारी भरपाई कीजिए, तो क्या अब वो बाकी खाड़ी देश मिलकर आपकी भरपाई कराएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। अमेरिका ने अगर कहा है पैसा दीजिए तो इसमें नई बात क्या है? अच्छा। अमेरिका ने 2-3 साल पहले कहा था कि सऊदी हमारी गाय, दूध देने वाली गाय है, बिल्कुल वाज़ेह बात तौर पे है। अमेरिका ने, ट्रम्प ने 3 दिन पहले कहा किस माई डैश डैश डैश। अमेरिका इस तरह से सऊदियों को और वहाँ के जो हुक्मरानों को बेइज्जत करता रहता है। इसमें इतनी बहस क्यों हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। अमेरिका का पूरा बिजनेस मॉडल यही है कि वो किसी मुल्क में आता है, वहाँ पे अशांति फैलाता है, फिर वहाँ अपने अड्डे बनाता है, फिर कहता है कि भाई अड्डे चलाने के पैसे भी हम तुमसे लेंगे। तो ये इनका मॉडल है, वो इसी पे काम करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ट्रम्प ने कोई नया काम नहीं किया है। अमेरिकन रिजीम इसी तरह से काम करती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना हल्ला क्यों है। वो जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी पद्धति है, वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पुराने जो, नहीं तो यहाँ पे यूएस बेसेस बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ पे आपने क्यों यूएस बेसेस बनाए हैं? यूएस बेसेस बनाए हैं कि गल्फ स्टेट को सिक्योरिटी देंगे। आप अपनी यूएस फोर्सेस को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। 40,000 यूएस फोर्सेस दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत के होटल्स के अंदर छुपे हुए हैं, सिविलियंस इलाकों में छुपे हुए हैं। कौन सी सिक्योरिटी की बात हो रही है? अरब देशों को समझना चाहिए कि भाई यूएस के अंदर वो ताकत नहीं रह गई है कि आपको सिक्योरिटी दे दे। तो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और जो ईरान कह रहा है कंपनसेशन, ईरान के ऊपर हमला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ वर्जी में हमला हुआ है। और जो ट्रम्प ऐसा मांग रहे हैं, बड़ी बात कही है, आपने कहा अमेरिका में अब वो कुव्वत नहीं रही है कि वो आपको सुरक्षा दे सके, ये आप कह रहे हैं। मुझे ये पूछना है, क्या सऊदी अरब में बैठे हमारे जो मित्र हैं, हमारे वो भी क्या यही मानते हैं? जरा मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। नहीं, मैं इस पे ये कह रहा हूँ, रमीज साहब मैं उस पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लॉस का उल्लंघन हुआ है, हाँ। ठीक है, वो एक जगह पे, तो क्या इनको ये राइट्स मिल जाती है कि आप यहाँ पे सिविलियंस को, आप यहाँ पे एयरपोर्ट्स को, यहाँ पे तमाम चीजों को, आप एक अमेरिकन बेस की बात करते हैं। आपने पहले ये कहा। दूसरी बात, सऊदी अरब में जो इनके खुद सफीर और एम्बेसडर थे, वो उनका भी आप स्टेटमेंट देखिए, उसमें ये कहा गया था कि सऊदी ने शुरू में ही कह दिया कि हम अपने एयर बेसेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने नहीं देंगे। उनको यकीन नहीं करके वेस्टर्न मीडिया के फैलाए गए आपका इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका आपका इस्तेमाल कर रहा है, उगाही कर रहा है, आप लोग होने दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहली बात ये बताऊं कि मैं भारतीय हूं, मैं सऊदी नहीं हूं। हाँ। मैं भारतीय एनालिस्ट के होने नाते यहाँ जो रहता हूं और गर्व से यहाँ रहता हूं, खुशी से रहता हूं। 25-2.5 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान के, तो हम जो देखते हैं हम वो कहेंगे। मैं उसमें आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे भी जो रिटेलिएशन के नाम पे इधर जो अटैक्स हुए और यहाँ जो मासूमों की भी जानें गई, वो किस हद तक मुनासिब है? उसके बावजूद भी सऊदी अरब या यहाँ की जो जितनी भी हुक्मरान है, वो एक विजन के साथ चल रही है और वो चाह रही है कि रीजनल एस्केलेशन नहीं हो। यहाँ पे क्या ये स्ट्रॉन्ग नहीं है? सऊदी अरब एक पीस लविंग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन फिर भी वॉर नहीं चाहती क्योंकि रीजनल एस्केलेशन नहीं चाहती। देखिए, खाड़ी की तरफ से होता हुआ, ये रेड सी की तरफ जाता हुआ, सबसे ज्यादा आरोप सर यही लग रहे थे कि वहां से मोहम्मद बिन सलमान बार बार कह रहे हैं कि युद्ध खत्म नहीं होना चाहिए, ईरान की सारी शक्तियां सीमित कर दीजिए, उन्हें खत्म कर दीजिए। ये खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैं नहीं कह रही हूँ सच है, मीडिया नैरेटिव्स हैं। ये आप अगर यहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स भी देखेंगी तो सरासर ये बात गलत है। अगर वैसा होता तो आज सऊदी अरब किस तरीके से
चाहे तुर्की हो, चाहे मिस्र हो, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे तमाम कंट्रीज के साथ मिलके डी-एस्केलेशन और रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात करते, तो आप मुझे बताएं कि वो वेस्टर्न नैरेटिव्स को मान रहे हैं और ईरान के जो एम्बेसडर यहाँ मौजूद है सऊदी में, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने नहीं इजाजत दी, उसकी बात नहीं मान रहे। नैरेटिव्स हैं, तमाम बातें झूठ हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वसूली किंग की तरह लग रहा है। मुझे कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन क्या हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान को? आरजू जी बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो इस युद्ध में पाकिस्तान ही अपने लिए निकाल रहा है, तो सबसे ज्यादा वसूली के मूड में तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जहां से मिल जाए वहां से बटोर लें। आरजू जी वो कहते हैं इस वक्त बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं कि भाई कहां से क्या मिल जाए। इस वक्त हम डिमांड में हैं और मेरा ख्याल है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी तरफ देख रहे हैं और ईरान के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूर हालत ख़राब है और अमेरिका ने हमेशा से जब भी कहीं वॉर की है तो वो आधे रास्ते में छोड़कर खुद चले गए हैं और दूसरों को फंसा गए, जो कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया था कि 20 साल लड़ते रहे, उसके बाद चले गए, आज हम भुगत रहे। ऐसे ही कुछ लगता है कि ईरान के साथ भी होगा और ईरान भी उनके काबू में नहीं आ रहा है। चाहे लाख वो कहें कि उन्होंने ईरान को डैमेज कर दिया है, ईरान पे ये कर दिया वो कर दिया, छोटी कंट्री है, छोटी नहीं, लेकिन ईरान ने भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तोते उड़ा रखे हैं और उनको यकीनन अब इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसीलिए शायद गल्फ कंट्रीज से अब वो मदद मांगने की या दुहाई देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद होगा क्या, लगता नहीं कि ईरान इतनी आसानी से उनके काबू में आएगा। नहीं आरजू जी, आपने ये बात तो कही, ये बात तो इस वक्त दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ईरान को जहां पे उन्होंने सोचा था कि बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे इस वॉर को, अब 32 दिन बाद भी वो इस मुकाम पे नहीं आ पा रहे कि वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओवर और हम अब वापस रिट्रीट कर लें। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था कि जहां पैसे की चिंता डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी तो हर मोटे पैसे के लिए है। उन्हें लग रहा है कहां से मिल जाए, डोनाल्ड ट्रंप दे दें, हम इंटरमीडियरी बन जाएं, सऊदी अरब दे दे, हम डील कर लें, ईरान दे दे, ईरानी तेल दे दे। देखिए अब पैसा तो हर एक को ही चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं चाहिए। अब ये और बात है कि हमें किस तरफ से फ़ायदा हो सकता है या किस तरफ हमें जाना चाहिए, ये फैसला करना पड़ेगा इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सोच समझ के। क्योंकि अगर ये सिर्फ पैसे के पीछे गए और सऊदी अरेबिया का साथ दिया कि ईरान अटैक कर रहा है तो हम सऊदीया के कहने से ईरान के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ईरान ने इस वक्त जो हाल कर रखा है गल्फ कंट्रीज़ का, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो इनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि सिर्फ पैसे के पीछे अगर ये रहे तो उसके बाद ईरान से दुश्मनी या ईरान से लड़ाई जो है बहुत महंगी पड़ सकती है। उसमें से पैसे का क्या है, पैसा हम किसी और से ले लेंगे। इस वक्त हमें जान बचाने की सोचनी चाहिए और वो जो है वो ईरान से बचे। पैसा किसी और से ले लेंगे। अब ये वाली जो चीज है, प्रभुदयाल जी आपने देखा पाकिस्तान वो खुलकर एडमिट कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसा चाहिए कहीं से भी मिल जाए, हमें बस वो देखना है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि जिस वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी इस कदर आ गई है कि आप युद्ध भड़का दें, ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया भर में हंगामा मच जाए, दुनिया भर में महंगाई का एक खतरा बढ़ जाए, उन सब के बाद आप पूरा बिल फाड़ कर दे दें दूसरे देशों को। अब यही चलेगा कि अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ये करेगा तो फिर तो किसी और से कोई उम्मीद नहीं। देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी की तो धज्जियां उड़ा दी गई, अब ग्लोबल ऑर्डर रहा ही नहीं, अब तो सिर्फ ग्लोबल डिसऑर्डर रहा। आरजू जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है वो पैसे के लिए नहीं, वाकई में अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, म्यूचुअल डिफेंस, और सऊदी अरेबिया पे जो अटैक्स हो रहे हैं उस पैक्ट के तहत वो पाकिस्तान पे अटैक्स माने जाते हैं। तो सऊदी अरब जो है पूरी कोशिश करेगा अगर उस पर अटैक पड़े तो पाकिस्तान उसकी सैन्य तौर पर सहायता करे, सैनिक भेजे। हम क्योंकि अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट तो पाकिस्तान ने इसलिए किया था कि अगर भारत के साथ किसी तरह की जंग हुई तो सऊदी से उसको हाई ग्रेड वेपनरी मिले, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब सऊदी अरेबिया पर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान को डर है कि अगर ये अटैक बढ़ते रहे तो वो भी इस लड़ाई में फंस सकता है। सऊदी अरेबिया को अपने इन्वॉल्वमेंट से कैसे मना करेगा। इसके अलावा देखिए, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं,
आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को वो अपने भतीजों जैसा ट्रीट कर रहे हैं। मेरी बात मानो, जो मैं चाहूं वो तुमको करना है। अगर ट्रंप सही बात ने ये रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट के आदेश दिया कि वो पाकिस्तान में बेसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तानी लीडर इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। इस तरह से भी पाकिस्तान को डेंजर है कि इस वॉर में बिला वजह वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पाकिस्तान, जैसा अर्जुन ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए ये मीडिएशन कर रहा है। वो नहीं चाहता कि वो खुद इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अगर अमेरिकी बेसिस वो चाहेगा कि पाकिस्तान से ऑपरेट करे तो क्या आसिम मुनीर मना कर पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आ रही हूँ मेजर जनरल, उससे पहले खबर बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है, जरा सुन लीजिए आप लोग भी। फ्रांस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तंज कस दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं? फ्रांस ने सैन्य विमान न जाने दिए, ईरान के खिलाफ मदद नहीं कर रहा है फ्रांस, अमेरिका इसे याद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है, याद रखेगा, यानी कि धमकी एक तरह से। युद्ध से दूर रहे देशों पर अब ट्रंप भड़क रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देशों ने युद्ध से दूरी बनाई, आपको याद होगा स्टारमर का बयान भी आया था, दिस इज नॉट आवर वॉर। और उसके बाद अब वो कह रहे हैं आपने मदद नहीं की है तो हम भी मदद नहीं करेंगे। अब ये क्लियर धमकी है, आपने नहीं मदद की है, हम भी मदद नहीं करेंगे। तो हम आपसे, आपके साथ जो रिश्ता था वो अब बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनो तो रिश्ता बदल जाएगा। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक तरह की नई दिशा डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दी है। मैं एक बार जरा मेजर जनरल आपके साथ आ रही हूं। जो बात उन्होंने कही, क्या ये हो सकता है कि वो बोले पाकिस्तान से भाई हमें यूज करने दीजिए इसे एज बेस? देखिए, उनका तो दुम मरोड़ेंगे ही यदि उनको ज़रूरत पड़ी ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। और इसके पहले अमेरिका ने यूज़ किया हुआ है इसी वॉर में ईरान के। देखिए, जितने भी वहाँ सैटेलाइट एंटीना गए थे जो एलन मस्क के, ये पाकिस्तान के रास्ते ही गए। 900 किलोमीटर का बलूचिस्तान से होता हुआ रास्ता है, तो सारे वहाँ गए हैं। जो वहाँ पर वो भड़काना चाहते थे, जो कह रहे थे ना रिजीम चेंज की बात कर रहे थे 28 फरवरी को, उसके पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं इसी रास्ते से हुई हैं। जो वहाँ पर जो सैटेलाइट एंटीनास गया है पाकिस्तान के रास्ते, तो आप कह रही हैं कि बेसिस ये दे देंगे। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी दे सकता है अपने देश के पूरे खजाने, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही है फितरत पाकिस्तान की। और ये पाकिस्तान की फितरत चाइना के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता है, सऊदी अरेबिया के साथ ट्राई किया है, मगर सऊदी अरेबिया भी दुम मोड़ रहा है वहाँ पर। देखिए, आपको कियानी है, उनके एक चीफ होते थे, वो वहाँ पर अभी पूरे के पूरे, यदि सऊदी अरेबिया में देखेंगे सुल्तान एयरबेस में, जहाँ पर E3 जो एवेक्स मारा गया है, जो उसके एंटीना मारे गए हैं, और 6 KC 135 जो कहते हैं ना फ्यूलर हैं, जो टैंकर्स हैं, जो उड़ाए गए हैं, उसकी जिम्मेवारी यदि इसको देखने की थी, इनकी थी, क्योंकि ये आउटसोर्स हुआ था। अमेरिका ने भी आउटसोर्स किया था इन्हें। अभी आप बताइए वहाँ से ये कैसे निकल सकते हैं? चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, मेरा ये मानना है कि इसमें देखिए चीज़ें बदल जाएंगी। मैं आरजू जी से पूछूंगी। आरजू जी, आपके बेसिस इस्तेमाल करने के लिए फिर आप भी एवज में कुछ मांगेंगे? अब तो युद्ध यही हो गया है, आप हमारे लिए करिए, हम आपके लिए करेंगे, वरना पैसा दीजिए। देखिए, ये पहले जैसा आसान नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को बेसिस दे दे ईरान के खिलाफ। पहले और बात थी अफगानिस्तान। आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ मना कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? शहबाज शरीफ को किसी तरीके से निकलने की तो कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए कि ईरान के साथ बहुत ज्यादा टफ पड़ सकता है इनको। इस वक्त ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ भी अटैक्स चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो पहले जो 20 साल हमने मदद की थी या हमने साथ काम किया था अमेरिका के, उसके इफेक्ट्स भी हैं। और ये दोबारा से इस वॉर में जाकर मुझे नहीं लगता कि ये ईरान से इतना झगड़ा मोल ले सकते हैं, क्योंकि ईरान ने जो कुछ किया है गल्फ कंट्रीज के साथ वो हमारे सामने। अफगानिस्तान का तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस वक्त इनको ईरान से बचने की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा वहाँ जाकर खड़े हो जाएं कि आओ हमें मारो। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से बचने की कोशिश की जाएगी, और यही करना भी चाहिए। यही करना भी चाहिए। अब मैं एक बार जरा मैं चाह रही हूँ आप हमारे अमेरिका और ईरान के गेस्ट को दोनों को ले लीजिए जरा। विभूति जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, उन्होंने बड़ी क्लियरली टर्म्स सेट कर दिए हैं कि आप मेरे साथ अगर काम करेंगे, अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर अस। तो ये वाली सीधी उन्होंने एक टर्म्स दुनिया के सामने रख दिया है। अब ईरान वाले पक्ष पर क्या उन्हें झटका लगा है? क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बयान दिया
फ्रांस को लेकर, ब्रिटेन को लेकर, आपको लगता है और भी देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी विवेक जी, आपसे। अच्छा, नहीं, इसमें ऐसा है कि ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रंप की नजर नेटो पर भी थी। वो कभी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के फेवर में नहीं रहे हैं। वो हमेशा से अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि नेटो में सारा का सारा पैसा अमेरिका ही क्यों भरता है भाई। तो उन्होंने अप किया बजट, 2% कर दिया, वो सब सारे के सारे मान गए। उसके बाद उन्होंने अब 5% कर दिया, सारे के सारे यूरोप मान गए।